नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के रामपुर हाट में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से 72 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गईं और उन्होंने कहा कि ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं। वीरभूम की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगी। मैं खुद रामपुर हाट का दौरा करूंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने राज्य के लोगों की चिंता है। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार हमारी है, हमें अपने राज्य के लोगों की चिंता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी को तकलीफ हो। वीरभूम रामपुर हाट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने ओसी एसडीपीओ को तत्काल बर्खास्त कर दिया है। मैं कल रामपुर हाट जाऊंगी। वहीं ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि लाड़ साहब राज्य के खिलाफ नकारात्मक बयान दे रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में एक बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने वीरभूम के रामपुर हाट का दौरा किया। अधिकारी ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इसकी निंदा करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सेंट्रल फॉरेंसिक को निर्देश दिए हैं। हम एनआईए या सीबीआई जांच की मांग करते हैं। एसआईटी राज्य सरकार की विंग है। सीएम सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है। बंगाल को बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र रास्ता है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा, यहाँ दहशत का माहौल है, गांव वीरान है। शर्मनाक है कि इस सरकार ने कई बेगुनाहों को मरने दिया, पुलिसकर्मी खड़े रहे और कुछ नहीं किया। ये मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि ममता बनर्जी बोतल से भूत तो निकाल ली, अब वो भूत बोतल में डालने का कला उनके पास नहीं है। आज लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन जिनको संभालने का दायित्व है, एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉ एंड ऑर्डर को अपना नौकर बना दिया। जिसको बोलते हैं ना कि अपना घर का एक सामान्य जो नौकर हैं, बेचारे घर में जो काम करते हैं, उनकी हालत बहुत, मैंने यहाँ के पुलिस अधिकारियों से बहुत अच्छी है। बेचारे वो दिन रात मैडम को खुश करने में है, मैडम के पार्टी के कार्यकर्ताओं के को सुरक्षा देने में हैरान है और लूट में हिस्सा लेने के लिए हैरान है। पूरे बंगाल में लूट का एक माहौल बना हुआ है और एकदम स्पष्ट रूप से सारे लोग यही कहते हैं कि बस यही है, 4 साल और बचा है, लूट लो जितना लूटना है। पश्चिम बंगाल में वीरभूम में अवैध खनन का ये मामला है और उसको लेकर लगातार कई वर्षों से लंबा संघर्ष चला आ रहा था और तकरीबन 1 साल पहले भादु शेख के जो भाई हैं बाबर शेख, उनकी भी हत्या कर दी गई थी और अवैध खनन माफिया के दोनों गुट टीएमसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन बाबर शेख के हत्यारे पकड़े गए और उसके बाद भी जब सरकार को पता था तब भी कुछ हो नहीं पाया। और वीरभूम के जलते हुए हालात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद है सुमित मेहरोत्रा, टीएमसी के प्रवक्ता, और पीयूष पंत, राजनीतिक विश्लेषक। बीजेपी से प्रकाश सारस्वत। आप तीनों का स्वागत है एएनवी न्यूज पर। सुमित मेहरोत्रा जी, मामला सबको पता है कि मामला क्या है, लेकिन शर्म नहीं आती सरकार को कि घरों में लोग जिंदा जला दिए जाते हैं और सरकार अपनी हठधर्मिता पर अभी तक कायम है। भाई आप एकदम से सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप कटघरे में खड़ा करना आवश्यक है। नहीं त्रिशूल भाई, आप इस चीज को देखिए, समझिए। और विपक्ष तो हल्ला मचाएगा, पर हम इसके ऊपर जल्दबाजी ना करें। सरकार काम कर रही है, जांच हो रही है। जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती हम इसके ऊपर कोई नहीं। कौन सी जांच हो रही है, मुझे बताइए, आप कौन सी जांच हो रही है? एसआईटी जांच हो रही है। अरे सुमित मेहरोत्रा जी, मैं बता देता हूँ आपको, अवैध खनन को लेकर ये लड़ाई लंबे समय से चल रही है और 1 साल पहले बाबर शेख की हत्या हुई थी
और जब हत्यारे पकड़े गए थे तब भी पता था कि पलाश शेख जो प्रतिद्वंदी गुट है उसका हाथ है इसमें, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि कहीं ना कहीं टीएमसी से दोनों मिले हुए हैं। और अब भादु शेख की हत्या के बाद उन निर्दोषों को घर में बंद करके जला दिया जाता है। सरकार के लिए शर्मनाक नहीं है ये बात? त्रिशूल भाई देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कोई हो अब इस बार जो पिछली घटना आप बता रहे हैं उसके ऊपर मैं समझ रहा हूँ, सारी चीज समझ रहा हूँ, पर अब चीजें जो हुई हैं उस पर कोई भी जना बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी गुट का हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। दीदी ने खुद कहा है जांच हो रही है, सख्त कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसके बाद हम क्या कहें? अब जब तक जांच पूरी नहीं होगी, सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है, आप बताइए। नहीं आपके पास ठीक है, राजनीतिक बयान बहुत अच्छे हैं। देखिए सुमित मेहरोत्रा जी, लेकिन जब घरों में लोग जिंदा जल जाते हैं ना, तो कहीं किसी ना किसी का हक होता है कि उनके बारे में पूछा जाए कि आखिर हम किस भारत में रहते हैं, आखिर हम कौन से लोकतंत्र की अगवानी करते हैं। ये सवाल पूछना लाजमी है आपसे। किशोर जी, मैं आपकी बात सब समझ रहा हूँ, सारी चीजें कि वहाँ पे जो हिंसा हुई है उसके ऊपर जांच हो रही है, टीम गठित कर दी गई है, कई अधिकारियों को हटा दिया गया है। और ये अब आप कह दें कि तत्काल सारी चीजें, कल दीदी खुद जा रही हैं वहाँ पे खुद मुआयना करने, उस जगह पे वीर भूमि पे जा रही हैं। तो अब आप मुझे बताइए, देखिए आज और कल के अंदर सारी चीजें हो रही है ना, ये तो नहीं कि शांत बैठे हुए, नहीं कोई चीज होंगी वहाँ पे। जनता की हमें सुरक्षा चाहिए और जो जिसके भी घर जले हैं पूरी रक्षा करी जाएगी उनकी, ऐसा नहीं है, नहीं होगी। पीयूष पंत जी, इस निर्ममता का क्या सवाल हो सकता है कि घरों में लोगों को जिंदा जला दिया जाए और हम 75 साल बाद आज़ादी के खड़े हैं और हम लोकतंत्र की पैरवी करते हैं। लोकतंत्र विश्व का सबसे व्यापक और बड़ा लोकतंत्र, लेकिन घरों में लोग जिंदा जला दिए जाते हैं और जो मामला 1 साल से पता है उस पर भी कहीं कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। और फिर जांच कमेटियां बनती हैं जब लोग जिंदा जल जाते हैं, घर में मर जाते हैं, जब राख हो जाते हैं। देखिए, ये हतप्रभ करता है, बिल्कुल इस तरह घटनाएं जो है हतप्रभ करती हैं। और मतलब आपको लगता है कि आप मतलब क्या लोकतंत्र की दुहाई तो देते हैं हम लोग, लेकिन क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसमें लोग की हत्या हो जाती है और पूरी तरीके से इस पे सरकार जो है जो अपने बचाव की बात करती रहती है हमेशा जो है। और वहीं पे देखिए विपक्षी दल भी जो इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही मैं कहूँगा कि जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। ये विभत्स कर्म है 8 लोगों को जिंदा जला देना, और वो भी कि अगर आपके पार्टी से जुड़े जो है कि एक जो उप सभापति है ग्राम पंचायत के, उनकी हत्या हो जाती है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए, न कि आप तुरंत एक्शन के एक रिएक्शन के रूप में जो है कि 8 लोगों को जिंदा जला दिया जाए। इससे बड़ा विभत्स और कोई काम नहीं हो सकता है। अमानवीय काम है ये, इसका जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन देखिए चंद्रशेखर जी कि ये एक बंगाल का जो एक राजनीति है बंगाल की, और वहाँ पे ये एक हिंसा जो है वो इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। वो आज से नहीं, 60 के दशक से लेके जब वहाँ पे जो है कि वामपंथियों का उसकी सरकार थी, तो जो कैडर बनता है, जो गांव का, जो ग्रामीण इलाकों में खासकर जो है जो युवा जो बेरोजगारी झेलते रहते हैं लगातार, उनको एक पार्टी फोल्ड में लिया जाता है और वो लगातार इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है उनका पॉलिटिकल हिंसा के लिए। वो उस टाइम में होती थी, हमने देखा था। फिर तृणमूल कांग्रेस आई, वही काडर शिफ्ट हो गया तृणमूल कांग्रेस में, वही हिंसा हम देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत हद तक जो है वो काडर जो है शिफ्ट हुआ है। और इसीलिए देखिए, और खासकर जो है जिस तरह से मैं जिस तरह की बात कर रहा हूँ आपको, पॉलिटिकल दुरुपयोग जो होता है इस तरह घटनाओं का, अगर आप देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है वहां पे, मतलब हारी क्या, मतलब वो लड़ी थी, जीतने के लिए जीत नहीं पाई और ममता बनर्जी को हटा नहीं पाई, तब से कुछ न कुछ जो है एक खलिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मन में रहती है और कोई न कोई कारण ढूंढती रहती है। और गवर्नर जो साहब जो है वहाँ के जो है धनखड़ साहब, वो एक एक्टिव पॉलिटिशियन के रूप में दिखाई देते हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया है, लेकिन ममता बनर्जी भी इसमें पाक साफ नहीं है। ममता बनर्जी भी चीज़ों को जो है टालने की कोशिश कर रही है, छिपाने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित रूप से
इसमें सभी जितने पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं मैं उनको दोषी मानता हूं। और उनको ये समझना चाहिए कि आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए हत्याओं का सहारा मत लीजिए। आप मासूम लोगों को मार देते हैं, उस परिवार को खत्म कर देते हैं, उसका क्या दोष रहा है इसमें? तो इसके लिए जहां टीएमसी जिम्मेदार है, वहीं मैं बीजेपी को भी जिम्मेदार मानता हूं। और ये अपने अपनी जो है एक पॉलिटिकल बैटल में जो है जो वायलेंस का इस्तेमाल बंगाल में होता है व्यापक रूप से, वो बहुत ही निंदनीय है और इसको रोका जाना चाहिए। हर पार्टी द्वारा ये कोशिश की जानी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस निर्ममता को तो रोकना चाहिए, क्योंकि सब अपना अपना दामन साफ बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो लोग जो जिंदा जल गए हैं उनका जवाब आखिर कौन देगा? राजनीतिक दलों के अलावा लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। देशबंधु दीक्षित जी, देशबंधु दीक्षित जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? देशबंधु दीक्षित जी, लगातार हिंसा हो रही है और आपके भी विधायक हैं, मुख्य विपक्षी दल हैं और आप दौरा कर रहे हैं। ये 1 साल पहले से पता था कि ये जब बाबर शेख की हत्या हुई थी, जो बहादुर शेख के भाई थे, उसके बाद ये पता था कि 2 गुट हैं यहाँ पर। सरकार के पास इंटेलिजेंस, जो लोकल इंटेलिजेंस है, वहाँ स्टेट इंटेलिजेंस है, सारी रिपोर्ट थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन निर्दोष लोगों का क्या गुनाह था जिन्हें घर में जिंदा जला दिया गया? नहीं, सबसे पहले तो जो निर्दोष लोगों को जिंदा जलाया गया, भगवान उनकी अतृप्त संतप्त आत्मा को शांति प्रदान करे। और जो आप कहे भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार की हिंसा या इस प्रकार की जघन्य बातों की मैं आपके चैनल पे घोर निंदा करता हूं। और न भारतीय जनता पार्टी हिंसा में कभी विश्वास नहीं। भारतीय जनता पार्टी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के श्री चरणों और उनके उद्देश्यों पर चलने वाली पार्टी है। और रही बात ममता बनर्जी की, तो देखिए ममता बनर्जी सत्ता प्राप्ति के लिए किस हद तक नीचे से नीचे गिर सकती हैं, यह सर्वविदित है। आपने देखा चुनाव में उन्होंने हर जगह कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मारा। केंद्र सरकार के पर्यवेक्षक जब भी गए उनको घुसने नहीं दिया गया। और यह भारतीय जनता पार्टी जो है इस प्रकार की राजनीति न करती है और न इस प्रकार की हिंसा और लड़ाई झगड़े पर विश्वास करती है। और हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और मैं इस पार्टी पर्यवेक्षकों को नहीं घुसने दिया गया। नहीं, चुनाव के दौरान आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी को ममता तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जैसे घर में घुस घुस कर मारा, वह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं है। हमारी सरकारें और भी राज्यों में आप चल रही हैं और हम सुशासन पर विश्वास करते हैं, जीवन की रक्षा पे विश्वास करते हैं, लोगों की रोजगार की व्यवस्था करते हैं, लोगों के विकास की बात करते हैं। आपने मरने के लिए छोड़ दिया उनको? नहीं, मरने पे नहीं, इसकी सख्त से सख्त जांच चाहेगी और जो इसमें दोषी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और ममता बनर्जी जो कुत्सित कारनामे कर रही है ना, जनता जनार्दन जो है इनको एक दिन धरातल पर पहुंचा ही देगी। और इनका क्या हश्र होगा ये आने वाले 2024 के चुनाव परिणाम बता देंगे। सुमित मेहरोत्रा जी, देखिए पीयूष पंत जी जो कह रहे थे कि कैडर शिफ्ट हुआ है, सीपीएम की सरकार और टीएमसी की सरकारों में कोई बहुत ज़्यादा गहरा फर्क नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं जब देखते हैं, सुनते हैं कि जिंदा लोग घरों में जला दिए जा रहे हैं, बम फेंक के, गोली मार के लोग चौराहों पर, चाय की टी स्टॉलों पर उड़ा दिए जा रहे हैं, तो बताइए आप क्या कहें, क्या समझें आपकी सरकार को? और कहाँ किस आईने में चेहरा दिखाएंगे, बताइए। प्रवक्ता जी ने कहा कि ममता दीदी इतना नीचे गिर जाएंगी कि हत्या करा रही हैं। आपसी दो लड़ाई है, आपसी दो लड़ाई में किसी की, क्या ममता दीदी खुद कह रही हैं कि उन्होंने हत्या कराई है, उन्होंने हत्या करी है क्या? ये तो कहना अपने आप में वो है, पर ठीक है, विपक्षी इसके ऊपर आवाज उठाएंगे, उठाने दीजिए, पर हमारी जांच जब तक पूरी नहीं आती और सारी चीजें तक सामने नहीं आएगी जब तक हम कुछ कहना उसके ऊपर कुछ अच्छा नहीं समझते। हाँ, जो हिंसा हुई है उसे रोका जाएगा और आने वाले समय में जिस व्यक्ति ने भी हिंसा करी होगी, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे टीएमसी के किसी भी गुट का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। दीदी का भी साफ संदेश है कि उसे बख्शा नहीं जाएगा।
ये जो बयान आपने दिया है बहुत बड़ा बयान मान के चले इसे। हम बयान नहीं दे रहे हैं। ये सख्त कार्रवाई होगी। आज ही दीदी ने कहा कार्रवाई होगी, आप नोट कर लीजिए, कार्रवाई होगी। फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये ना कहें कि कार्रवाई हो रही है, क्यों कर रही है, ये अभी बौखलाएंगे। ये भी चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब कार्रवाई होगी तो ये लोग घबराएंगे, परेशान होंगे। जैसे शुभेंदु अधिकारी है, वो क्यों परेशान होंगे, वो क्यों परेशान होंगे, सब पता है आपको। बहरहाल अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। पीयूष पंत जी, अगर सत्ताधीन सरकारें इतनी निर्मम हैं और इतनी गैर जिम्मेदार हैं तो उनकी वाहवाही हो रही है, उनके बारे में सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। और आपने जो कहा कि कैडर शिफ्ट हुआ है, निश्चित रूप से अगर हिंसा का ये तांडव है तो कहीं ना कहीं उस राज्य का मुखिया जिम्मेदार है। और वो कह रहे हैं कि गवर्नर लाट साहब बने हुए हैं, बीजेपी ये सब कर रही है। ये तो उनको 1 साल पहले से पता था, जिस दिन बाबर शेख की हत्या हुई थी, जो बहादुर शेख का भाई है। उस दिन नहीं पता था अवैध खनन हो रहा है बीरभूम में, रामपुर हाट में 2 गुट हैं, ये नहीं पता था? ये तो सब पता था उन्हें। नहीं, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल पता होता है। और ये एक तरह कहीं ना कहीं जो है स्टेट गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन भी होता है। आप याद करिए, देखिए उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, योगी जी ने तमाम बातें करी, उसके बावजूद वहां पे जो है खनन का जो है काम चलता रहा। जो खनन का काम बहुत ही जो है कि इस तरह का होता है कि इसमें बहुत ज्यादा स्टेक पे होता है। और ये जो है कि ऊपर से नीचे तक पूरे पॉलिटिकल पैट्रोनेज के बिना ये काम होता नहीं है। हर स्टेट में, अभी हमने पंजाब में देखा था जिस तरह सरकार चली गई, फिर वहां पे कांग्रेस की, वहां पे भी आरोप लगे थे खनन के, जो है वो मिली सांठगांठ है, मिली भगत है। तो यहाँ पे भी बंगाल में है। और निश्चित रूप से इस पे सरकार को उसको संज्ञान में लेना चाहिए था और एक्शन पहले ही लेना चाहिए था। इसलिए सरकार की गलती है निश्चित रूप से। जो वहां पे तृणमूल सरकार है उसका भी प्रोटेक्शन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं होगा। इस तरह के एलिमेंट्स, देखिए इस तरह के एलिमेंट जो होते हैं वो भी पार्टी से कहीं ना कहीं एफिलिएटेड होते हैं और वो पार्टी फंड में भी पैसा देते हैं। और तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है उनको प्रोटेक्शन जो है मिलता रहता है इस तरीके से। लेकिन वहीं पे विपक्षी दल भी अगर जो है उसका एक पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो चीजें मुझे लगता है कहीं आगे बढ़ जाती हैं। और बंगाल में वैसे भी शुरू से ही हमने देखा है कि पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज्यादा होता है। केरल में भी हमने ये देखा है, लेकिन बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। और आंध्र प्रदेश में भी ऐसा होता रहा है। लेकिन बंगाल में जो है कि ये पूरा का पूरा, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी की पार्टी की सरकार आए, वहां पे इस तरह से हम देखते हैं पॉलिटिकल जो है वायलेंस जो है बहुत ज्यादा होता है। और मैंने आपको बताया भी कि ये जो काडर जो होता है, वो जो खासकर जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में जो युवा होते हैं वो उनको इस तरह के रोजगार नहीं मिलते हैं, सरकारें जो है इसमें असफल होती हैं, तो वो लगातार पॉलिटिकल पार्टी के साथ रह के इस तरह के काम धंधे करते रहते हैं और उनको प्रोटेक्शन मिलता है और उनका इस्तेमाल फिर जो है पार्टियां करती है किस तरीके से। ये बात हमने बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा देखने में आता है। और वही हुआ, वो काडर ट्रांसफर हुआ टीएमसी में। आज हम देखें इसीलिए टीएमसी में सीधे इसी तरह जो है कि जब भारतीय जनता पार्टी वहां पे जो है कि अपना वहां पे घुसपैठ करने की कोशिश करी वहां पे, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी टीएमसी के काडर को तोड़ा, सीपीएम के काडर को अपनी तरफ खींचा। और इस तरह से जो है कि उनके यहाँ भी वही उसी तरह के एलिमेंट्स हावी होते चले जा रहे हैं। और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि टीएमसी सरकार इस तरह के लोगों को पकड़ नहीं पाती या उनको प्रोटेक्शन देती है। लेकिन साथ में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है लगातार कोशिश में लगी होती है कि एक पॉलिटिकल फायदा उठाए। और यहाँ तक कि राज्यपाल महोदय जो आज से नहीं, जब आपको याद होगा बंगाल का चुनाव था उस समय से लेके लगता था कि राज्यपाल महोदय जो है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन हेड ना होके वो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं और उनकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। तो ये भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ को ये देखना पड़ेगा कि आप गवर्नर का बेजा इस्तेमाल ना करें। गवर्नर सरकार को, चीफ मिनिस्टर को बुला के या मंत्री को बुला के कहे कि इसकी जांच करवाइए
और उसका जो है निष्पक्ष जांच करवा के उसका जो भी फैक्ट्स है उसको सामने लाया जाए। इसीलिए अब देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है स्यूमोटो संज्ञान लिया है और तुरंत जांच करने की, फॉरेंसिक जांच करने की भी आदेश दिए हैं उसके लिए। और सीबीआई जांच की बात जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही थी उसको रिजेक्ट कर दिया हाई कोर्ट ने, लेकिन फॉरेंसिक जांच की तुरंत जो है करने की और सरकार द्वारा जो है एक रिपोर्ट तुरंत जो है जमा करने की उन्होंने हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो हाई कोर्ट को लेना पड़ा, जो कि सरकार को करना चाहिए। सरकार लगातार ये कहती रही कि हम एक्शन ले रहे हैं, हमने सस्पेंड कर दिया, इतने ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना है। 8 लोगों का जिंदा जला दिया जाना ये तो छोटी पता चल रहा है मोटी घटना नहीं है। वहां जले हैं ये पीयूष जी, पता थोड़ी है कितने लोग जले हैं अभी। जी हाँ, पता नहीं है, हो सकता है और भी ज्यादा रहे हों। इसीलिए फॉरेंसिक जांच की बात कही गई है। और 8 का तो ये अंदाज लगाया जा रहा है कि 8 लोग बचे हैं। और इसमें जो है विटनेस की प्रोटेक्शन की बात भी कही है हाई कोर्ट ने कि विटनेस भी जो है उनको प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि उनको जो है कि किसी तरह का नुकसान न पहुंचाया जाए विटनेस को। इसमें एक जो है ये भी खबर है कि एक जो छोटा बच्चा है जो है वो विटनेस है इसमें, वो एक जो छोटा बालक जो है वो विटनेस है इस घटना का पूरा। तो निश्चित रूप से देखिए जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें स्ट्रिक्टली जो है उन पे एक्शन होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकारों को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना होने पाए और पॉलिटिकल इस्तेमाल ना हो इस तरह की घटनाओं का, और पॉलिटिकल फायदे के लिए हिंसा को बढ़ावा ना मिले। ये सिर्फ और सिर्फ जो है पॉलिटिकल पार्टीज है वही ये सब कर सकते हैं, क्योंकि वो सत्ता में आने के लिए, सत्ता पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए जो तैयार हो जाती हैं, उसकी वजह से हम देख रहे हैं लगातार जो है कि एक राजनीतिक हिंसा की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। बिल्कुल। देशबंधु दीक्षित जी, संवैधानिक मूल्यों का तिरस्कार कर दिया जाए और राजनीतिक हितों को सर्वोपरि रखा जाए और मानवीय मूल्यों का गला घोंट दिया जाए, क्या यही राजनीति है? नहीं, मैं चंद्रशेखर जी बिल्कुल नहीं है। यही तो चिंता का विषय है कि पिछले 2-3 दशक में जिस तरह से राजनीति भ्रष्ट हुई है, राजनीति जो है अपने रास्ते से जो है अलग हट गई है और वो एक आपराधिक चरित्र अपना लिया है राजनीति ने। येन केन प्रकारण सत्ता में आने के लिए हर कुछ जस्टिफाई करने लगी है राजनीति। ये सबसे जरा जो है वो एक भटकाव की स्थिति मैं कहूँगा, और एक ऐसी स्थिति कहूँगा जहाँ पे आप देश को और राज्य को जो है आप कहीं ना कहीं जो है एक विघटन की तरफ ले जाएंगे, उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि देखिए राजनीति होती है वो एक स्वच्छ राजनीति करनी, एक लोगों को जोड़ के लोगों के लिए काम करने के लिए राजनीति होती है। जहां हो रही कि लोगों को लड़ा के, लोगों को भिड़ा के, लोगों को बांट के, लोगों के प्रति हिंसा, लोगों के प्रति घृणा पैदा करके आप सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। इससे बड़ा और नुकसान क्या होगा? इससे बड़ा मानवाधिकार जो मानववाद है, जो मानवता है, उसके प्रति जो है सबसे बड़ा जो है ये एक मैं कहूंगा कि एक आघात है कि आप इस तरह से जो है मानवीय मूल्यों को ताक पे रख के, नैतिक मूल्यों को ताक पे रख के आप सिर्फ और सिर्फ अपने को सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। उसके लिए भले ही चाहे लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म हो जाएं, चाहे संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो जाएं, चाहे संविधान को कितना भी नुकसान पहुंचे, आपको चिंता नहीं है पार्टीज को। वहीं पे मुझे लगता है कि जनता को भी सोचना होगा, जनता को भी देखना होगा कि इस तरह की पार्टीज को सपोर्ट करे कि न करे। वो इस तरह की पार्टीज का बॉयकॉट होना चाहिए, जनता ही जवाब दे सकती है। क्योंकि जनता देखिए एक लोकतंत्र में जनता ही रक्षक होती है, वही संविधान की रक्षा करती है। संविधान के अधिकार जनता को लेके हैं, जो है वो डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, ये कहा गया है। तो यहाँ पे पीपुल सेंट्रिक है ये पूरा का पूरा सिस्टम। तो ये जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों को चुन के भेजे या मजबूर करे राजनीतिक दलों को, वो ऐसे लोगों को लेके आए जिनके अंदर एक नैतिक बल हो, जिनके अंदर अकाउंटेबिलिटी की भावना हो कि उत्तरदायित्व उनका क्या बनता है समाज के प्रति, देश के प्रति, जनता के प्रति और संविधान के प्रति। तब जाके मुझे लगता है कहीं कुछ स्थितियां बेहतर होने की गुंजाइश होगी।
नहीं तो स्थितियां और बदतर से बदतर होती चली जाएंगी। बिल्कुल। देशबंधु दीक्षित जी, ये राजनीति का ये स्वरूप देख के कैसा लगता है कि इतनी विद्रूपता राजनीति में आ गई है कि कहीं ये खबर पूरे जब देश दुनिया में गई तो क्या हम बोल सकते हैं इसके लिए, बताइए। नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से मन से बहुत आहत हूँ और बहुत दुखी हूँ। देखिए, राजनीति में सत्ता प्राप्ति के लिए इतना नीचे गिर जाना, यह मैं कभी न्यायोचित नहीं मानता हूँ। और रही बात ममता बनर्जी कि शुरू से ही जो ये अराजकता और हिंसावादी जो राजनीति है उसका तो सख्त से सख्त विरोधी हूँ। बस मेरे पास शब्द नहीं है इस घटना की निंदा करने के लिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपसे पश्चिम बंगाल की जनता के कल्याण के लिए नहीं काम हो पा रहा है तो तत्काल आप अपने पद से इस्तीफा दे दें। ऐसा नहीं है, देश और भी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का मैं कभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता। और राजनीतिक शुचिता और नैतिकता तो का तकाजा यही है कि मुख्यमंत्री अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दें। बाकी जांच होती रहेगी, परिणाम आते रहेंगे। सुमित जी, लेकिन वो बयान कहीं मत भी दीजिएगा जो आप 3 बार दे चुके हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जैसा वीरभूमि चल रहा है, आप मातृभूमि की कमान संभालने की बात करते हैं, दिल्ली आने की बात करते हैं, तो क्या मातृभूमि को वीरभूमि जैसा बनाना चाहते हैं? नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। यह न भारतीय जनता पार्टी का कभी उद्देश्य रहा और न भारतीय जनता पार्टी कभी हिंसा की विरोधी रही। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, मैं सुमित जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सुमित जी, थोड़ा तो लगा होगा कि किस पार्टी में है, क्या चल रहा है और हम किस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस तरह अगर घरों में जिंदा लोग जला दिए जा रहे हैं, हर बार तीर दिल्ली की तरफ नहीं चलाए जा सकते, कुछ अपना गिरेबान भी देखना पड़ता है, लगा नहीं आपको? देखिए, जो चीज घटना हुई है, हमें भी मालूम है घटना हुई है, उससे हम शोक व्यक्त करते हैं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। और जहाँ पे भी हुई है, जिस व्यक्ति ने भी करी है, उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो। पर हम लोग आज विपक्षी दल है, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वहाँ पे, वो माननीय मुख्यमंत्री का इस्तीफा तो मांग लेते हैं, पर उन्हें शायद ये नहीं मालूम है कि हमारे 700 किसान भाइयों को मार दिया गया था। अरे सर छोड़िए, देखिए सुनिए, हम इस पर बहुत बात कर चुके हैं। सुमित जी बहुत बात कर चुके हैं, इस पर बहुत बात कर चुके हैं। आज ये सवाल आपके ऊपर है, आज ये सवाल आपके ऊपर है। आप सवाल घुमाइए मत, पूरा देश जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है कि पश्चिम बंगाल में सरकार है और घरों में जिंदा लोग जल गए और आप किसानों की बात कर रहे हैं। आपको लगा नहीं एक बार भी? हम उसी बात पे आ रहे हैं। लोग इस्तीफा मांगने लगते हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री को इतना नहीं हुआ कि अगर इतना ही था 700 किसानों की हत्या हुई थी तो उससे अपना इस्तीफा दे देते। गोधरा कांड हुआ, उससे कोई कुछ नहीं बोलेगा। लखीमपुर कांड हुआ था तो उससे कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप इन मौतों पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं क्या? नहीं, आप इन मौतों पर ये सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं क्या? नहीं, हमारे यहाँ देखिए 8 लोगों की जान गई है और गोधरा कांड इससे बड़ा था, उसके ऊपर तो कोई किसी ने आज तक आपने कहा अभी तक, आपने ये कहा अभी तक कि अब नहीं होगा, अब पश्चिम बंगाल इस तरह नहीं चलेगा, देखिए वहाँ बम और गोली का कारोबार नहीं होगा। पीयूष पंत कह रहे हैं सामने कि कैडर शिफ्ट हुआ है और आपने बिल्कुल समझौता किया है और समझौता दिखता है सामने। हम देखिए, हम जब आज तक हम लोगों ने, हमारी पार्टी की मुखिया ने किसी भी चीज से समझौता नहीं करा। मोदी जी की गवर्नमेंट ने कितना डराने का काम करा, कितना धमकाने का काम करा, सब कुछ मालूम है, सारी मालूम है। डरती नहीं है जनता के हित के काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, चाहे कोई व्यक्ति हो। ये जनता का हित है। 1 साल पहले जिस दिन बाबर शेख की हत्या हुई थी, उस दिन पता था ये बात कि वीरभूमि जलेगा, रामपुर हाट में ये चल रहा है? पता नहीं था? पता था कि नहीं था? बताइए आप, किसको पता नहीं था?
किसको पता नहीं था टीएमसी में, बताइए आप। त्रिशूल भाई, ये तो चीजें कहना कि सबको मालूम था, सारी चीजें होना। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर आप लोग ऐसा ही आप लोग कह रहे हैं, हमारे 44 जवान शहीद हो गए, वहां पे उसकी रिपोर्ट थी, सारी चीजें थी, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री क्यों शांत बैठे रहे? आज उसके ऊपर जवाब दीजिए। आरडीएक्स आया, अंदर आया, कैसे आया? वहां पे 44 जवान शहीद हुए हमारे, क्यों? इस सवाल इन मौतों के लिए आप कितने भी सवाल खड़े कर लीजिए, आपको कभी भी हम देखिए जवाब, देखिए त्रिशूल भाई मेरी बात सुनिए। आप अगर आप केवल ये करने की नहीं टीएमसी, देखिए मेरा ये कतई मकसद नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह की खबरें आती हैं, क्या लगता है कि हम किस जगह रह रहे हैं, कि जहां जीवन का ये भरोसा नहीं है कि चुनी हुई बहुमत की सरकार है और वहां पर हुआ है कुंडी लगाकर लोगों को घर में मिट्टी का तेल पटक कर आग लगा दिया जाए। त्रिशूल भाई, आग में घी डालने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या और लोग कर रहे हैं, वो हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आग में घी डालने का काम क्या डाल रहे हैं बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है इसमें, बताइए मुझे। नहीं, जिस तरीके से वीरभूमि की हिंसा में भारतीय जनता पार्टी का क्या किरदार है, बताइए मुझे। वॉयलेंस हुआ है, वॉयलेंस हम कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से खुद कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री के पास ऐसी सुविधाएं नहीं है कि वहां पहुंच जाए तुरंत? नहीं, सारी चीजें हैं। क्या ऐसा तंत्र नहीं है पश्चिम बंगाल का कि तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए? 20 लोग गिरफ्तार हुए ना, 20 लोग गिरफ्तार हुए ना, तुरंत गिरफ्तार हो गए। जो कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? वो कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? भाजपा के कार्यकर्ता? नहीं, अब आप कहते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, अब आप बोले भाजपा के कार्यकर्ता से जो कौन गिरफ्तार हुआ है बताइए। कह रहे हैं त्रिशूल भाई, हम आपसे फिर वही कह रहे हैं, इस वायलेंस में जो व्यक्ति भी होगा, जिस व्यक्ति का भी हाथ होगा, उसे गिरफ्तार करेगी पुलिस और उसे जेल भेजने का काम करेगी। पीयूष पंत जी, सुमित जी, मैं आऊंगा आपके पास। पीयूष पंत जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, इतने वर्षों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, इतने वर्षों से एक नागरिक के रूप में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, कैसा लगा होगा? आपने खबर सुनी होगी तो कैसा लगा होगा? क्या मन में आपको महसूस हुआ होगा, बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले तो गुस्सा आता है कि क्या हम पीयूष जी, हाँ, क्या मन में महसूस हुआ होगा, बताइए कि हम कहाँ खड़े हैं और हम किस विकास की बात कर रहे हैं? कहाँ आज़ादी के 75 साल बाद इस तरह की खबरें आती हैं, पूरा लोकतंत्र, पूरा देश शर्मसार हो जाता है। बड़ी शर्म महसूस होती है। समय में रह रहे हैं हम आज मतलब 70-75 साल हो गए हमको जो है आज़ादी के बाद भी, और उसके बाद भी जो है कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पे जो है कि हत्याएं वही एक रास्ता चुना जा रहा है अपना जो है पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए। तो ये जो है, और जो लोग अपराधी हैं उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, उनको पैट्रोनेज दिया जा रहा है और उनको बचाने की कोशिश हो रही है। तो इस तरह से जो है कि हमने बहुत सी घटनाएं देखी, चाहे वो आप देखिए 84 का नरसंहार रहा हो, चाहे वो है कि गोधरा का रहा हो, और चाहे वो कश्मीर का रहा हो। और इस तरह की जो घटनाएं तो अक्सर होती है। हमने दिल्ली दंगे देखे, अभी हाल में दिल्ली दंगे देखे, उसमें जो रहा ये पूरे का पूरा एक जो नैरेटिव बनता है, ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य दिखाई देता है वो बहुत ही भयावह है। और मतलब आपको लगता है कि आप कहाँ आगे जा रहे हैं कि आप जो है कि पीछे जा रहे हैं? विकास की आप कर रहे हैं या आप पीछे की तरफ जा रहे हैं जहां आप को आगे जाना चाहिए? एक जो है आप और उल्टे उस जमाने में जा रहे हैं जब जंगल राज होता था, जहां पे माइट इज राइट चलता था, मतलब जहां पे मनुष्यों के जो है मानव अधिकार जो हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं होता था, और जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस वाली जो कहावत होती थी, वही आज हम देख रहे हैं कि आप जो है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप जीव हत्या तक कर सकते हैं। जब तक जीव हत्या, अगर आप मानिए कि भारत में जो है मेजोरिटी जो है कि हिंदू लोग हैं, और उनमें जो है हर उस धार्मिक हर धर्म के मानने वाले के धर्म में जीव हत्या जो है सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं माना जाता है। और हम इस तरह से लोगों को मार देते हैं, इस तरह से लोगों को जला देते हैं
की जो है कि कहीं कुछ मतलब तक कि आपको सिहरन तक नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि हम जो है जो एक विकास का जो क्रम है, मानव के विकास का जो क्रम है, वो मुझे लगता है कहीं हम उल्टी तरफ चल रहे हैं, उल्टी दिशा में जाने लगे हैं। हम कहीं आगे नहीं जा रहे हैं। हमारा जहाँ पे एक विकास होना चाहिए, हमें और आगे जाना चाहिए, हम और उल्टा लौट रहे हैं। हम आदम अवस्था में जा रहे हैं, जहाँ एक दूसरे का शिकार करके हम अपना पेट भरने के लिए यहाँ तक कि एक दूसरे का भी शिकार कर लेते थे। वही स्थिति बनती चली जा रही है, और अगर इसमें लगाम नहीं लगाया गया तो स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जाएंगी। बिल्कुल, मैं आऊंगा देशबंधु जी आपके पास, लेकिन सुमित जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। कल महुआ मोइत्रा कह रही थी संसद में कि रोम का कॉलोजियम जैसा लगता है, जहां बड़े बड़े जानवरों को लड़ाया जाता है, ग्लैडिएटर आते हैं और योद्धा लड़ते हैं, और बिल्कुल रोम के कॉलोजियम जैसा पार्लियामेंट दिख रहा है। तो जरा मुझे ये भी बताइए, बंगाल कैसा दिख रहा है आपको जब आज ये घटना पता चलती है? तो इसके ऊपर जितना कम कहूँ तो नहीं कहने के लिए, ठीक है हुआ है, हम मानते हैं हुआ है, वहाँ पे वायलेंस हुआ है, पर इसको हम नकारेंगे नहीं हुआ है। वायलेंस पूरे सब जने देख रहे हैं। हाँ, हम लोगों को ये एक मिल करके, चाहे वो राज्यपाल हो, जगदीश धनखड़ जी हो बीजेपी के राज्यपाल साहब, उनको भी सीएम के साथ में मिलकर के नहीं उन्हें ये कहना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप इसके ऊपर कार्रवाई करिए, सख्त कार्रवाई करिए, और जो मेरी सपोर्ट की होगी उससे हम आपके संग में खड़े हैं। तो राज्यपाल का ये दायित्व होता है। अब राज्यपाल नहीं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको सुनिए सुमित जी, वो इस्तीफा मांगे, वो क्या करे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वोट जनता ने किया है पश्चिम बंगाल की, क्या उनका अधिकार नहीं है कि आप सुरक्षित बंगाल दें, नागरिकों के अधिकार का बंगाल दें, और वो आज़ादी से जी सके लोग? क्या उनका बंगाल पे हक नहीं है? आपकी राजनीतिक लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, आपके राजनीतिक वर्चस्व की कहानियाँ लोग सुनते रहेंगे, आप आपस में टकराते रहिए, लेकिन क्या नागरिकों का हक नहीं है कि वो जिंदा रहें? हमारी कोई राजनीतिक लड़ाई, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से था, चुनाव हो गया, निपट गया, अब वहाँ पे विकास की बात होनी चाहिए। हम लोग विकास के ऊपर काम आगे कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि वहाँ पे हम लोग काम कर पाए। कभी किसी चीज में लड़ंगा लड़ाना, कभी कुछ करना, कभी वायलेंस कर देना, चीजें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पे कर ही रहे हैं, अपने जमीन तलाश रहे हैं। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले ममता दीदी को हटाने की, हटा नहीं पाएगी। दीदी जनता के लिए काम करती है। वीरभूम भाजपा ने किया है, रामपुर हाट भाजपा ने किया है। त्रिशूल भाई, अगर आप एक चीज के ऊपर एक चीज इसलिए पूछी जाएगी, बार बार पूछी जाएगी सुमित जी, नहीं आप बार बार आप रात को सोएंगे तो आपको मन में रह के आएगा नहीं कि हम उस सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है। सुशील भाई, अगर आपका दायित्व है सवाल पूछना, और हमारा दायित्व बनता है जवाब देना, बिल्कुल, कि आपको संतुष्ट करना सारी चीजों से। ऐसा कुछ नहीं है कि हम भागे आपके डिबेट पे, हम वो चीजें नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज खेल खेल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। जो आरोपी हैं, जिन्होंने वायलेंस करा है, सब लोग जेल में जाएंगे। कल एक दिन रुक जाइए, दीदी का कल मुआयना होने दीजिए, कल दीदी को पहुंचने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा हालात क्या पश्चिम बंगाल में इस तरह के हादसे नहीं होने देंगे, भरोसा कायम प्रदेश नहीं बनने देंगे, ना गुजरात बनने देंगे, उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे, ना गुजरात बनने देंगे। बंगाल को बंगाल ही बने रहना देंगे हम लोग। हम नहीं चाहते उत्तर प्रदेश बने या गुजरात बने, गोधरा हम नहीं चाहते, ना होने देंगे हम। देशबंधु दीक्षित जी ये कह रहे हैं कि भाजपा नहीं करने दे रही है वहाँ जो काम विकास करना चाह रहे हैं। क्या क्या जिम्मेदारी है? आप वहाँ लोगों की अगर जीवन की रक्षा नहीं कर सकते तो आप किस बात पे यहाँ बैठ के बहस कर रहे हैं? आपको ये शर्म नहीं आती है? आपकी सरकार वहाँ है, आप वहाँ के लोगों की रक्षा नहीं कर सकते तो आप किस बात की सरकार कर रहे हो? और कौन से विकास की बात कर रहे हो? आपकी विकास की परिभाषा कहाँ से आती है, कहाँ से शुरू होती, कहाँ से खत्म होती है? आप इतने बड़ी घटना हो गई और आपके शीर्ष नेतृत्व ने कोई कार्रवाई नहीं की, और आप कह रहे हो कि 8 लोग गिरफ्तार हो गए, 10 लोग गिरफ्तार कर रहे हो, और चैनल पे आप इतनी शर्मनाक बात करते हो कि भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है।
जब से आपकी सरकार ने आया तब से वहाँ रोज पश्चिम बंगाल के लोग मारे जाते हैं और मुख्यमंत्री वहाँ बैठ के देखी रहती है। अरे शर्म आती है। आपको नई सरकार चलानी आती, आप लोगों की रक्षा नहीं कर सकते हो, तो पश्चिम बंगाल की जनता इस बात का देखिएगा आपको भूर भूर जवाब देगी। और आपको याद करें, आप अगर लोगों की रक्षा नहीं कर सकते तो आपको सरकार चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप सरकार से तत्काल इस्तीफा दे दीजिए। पीयूष पंत जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कई जगह ऐसा सुनाई देता है, कई बार हम खबरों में सुनते हैं कि घोंसला बचाने के लिए सड़कों के रुख मोड़ दिए जाते हैं कई देशों में, और हम यहाँ पर ये खबर पर चर्चा कर रहे हैं कि घरों में लोगों को जिंदा जला दिया गया, चाहे टीएमसी जिम्मेदार हो चाहे कोई और जिम्मेदार हो। तो लगता नहीं है कि हमारी जो मंजिल है, हमारा सफ़र है, वो किस दिशा में कहाँ पहुँचा है? देखिए, ये पूरी तरीके से जो एक जिम्मेदारी होती है, आपको शासन करने की जिम्मेदारी है, वो उसमें कहीं ना कहीं जो है आपकी कोताही मैं कहूँगा, या आप का बिल्कुल ढीला तरीका जो है, और जो है कि आप उसको मतलब आपको ये लगता नहीं। देखिए अभी क्या हो रहा है, जैसे चाहे वो टीएमसी के प्रवक्ता हों या बीजेपी के हों, एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने ऐसा कर दिया, वो कह रहे हैं आपने जो है कि ऐसा किया, और लखीमपुर और ये वहां पे निश्चित रूप से ऐसा लखीमपुर में भी हुआ, इतने किसान मारे गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। ये वही जो जिसके बेटे जो है कि पूरी किसानों को दबा देते हैं, कुचल देते हैं, वो उनके मंत्री बने बैठे हुए हैं अभी भी। उस टाइम में बैठे थे, कुछ नहीं, हटाया नहीं गया उनको। तो ये जो एक दबाव होता है, एक नैतिकता का दबाव जो होता है, और एक जो अकाउंटेबिलिटी होती है कि आपने गलत किया है, अगर गलत हुआ है तो तुरंत उसको आप जो है कि दूर करिए उसको। तो वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम देख रहे हैं कि वो हर जगह एक सा ही हमको दिखाई दे रहा है। और वो चाहे बीजेपी की सरकारें हों, वहां भी ऐसा है, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा बहुत जगह ऐसा हुआ है, ऐसा ही हम बंगाल में देख रहे हैं। आज भी भाजपा जिस तरह से कोशिश कर रही है उसको पॉलिटिसाइज करने की, ये उससे मामला और सही नहीं होगा, और चीजें उलझेंगी। जिस तरह से वहां पे वो डिसमिस करने की बात कर रही है, प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात कर रही है, निश्चित रूप से घटना जो है बहुत ही निंदनीय है। और जो है कि इस पे कड़े से कड़ा जो कदम उठाना चाहिए सरकार को, लेकिन इस पे आप सीधे कह दें इसकी सरकार को जो है बर्खास्त कर दिया जाए, तो ये एक पॉलिटिकल मूव ही कहा जा सकता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हर पार्टी जो है दोषी है, और उसके लिए चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो जब तक पॉलिटिकल खेल खेलना बंद नहीं करेंगे। पीयूष पंत जी, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। पीयूष पंत जी, देखिए, सब राजनीतिक दल आरोप लगाते रहते हैं और जनता इस तरह भस्म होती रहती है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को भी जवाब देना होगा एक दिन। निश्चित रूप से देखिए चंद्रशेखर जी, राजनीतिक दल ही चूंकि जिम्मेदार है इस तरह की घटनाओं के लिए, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो निश्चित रूप से वही उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, और उन्हीं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ के जो है, क्योंकि देखिए इस तरह का वायलेंस जो है वो सिर्फ गरीबों की जो है उनकी हत्या से या उनको मार दिए जाने से उनकी जिंदगी चली जाती है, उनका नुकसान होता है। जिस आम आदमी के नाम पे आप शासन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, किसका नुकसान होता है? वही आम आदमी सबसे ज्यादा जो है रिसीविंग एंड पे होता है, उसी का परिवार नष्ट होता है, उसी के लोग मारे जाते हैं, क्योंकि गरीब आदमी का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा से जो है। तो ये जब तक पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से खुद को रोकेंगी नहीं, तब तक जो है कि स्थितियां बेहतर नहीं हो सकती। ये मेरा ये मानना है। देखिए, और ये डायलॉग उठाना पड़ेगा, हर पार्टी को उठाना पड़ेगा। देखिए, एक लोकतांत्रिक तरीके हैं, और सरकार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जो है कि वो जनता तक पहुंचती है और उसका विश्वास अर्जित करती है,
और चुनाव जीतती है। फिर वायलेंस किस लिए? फिर जो इस तरह के आप लड़ाई झगड़े क्यों करते हैं? आप अगर जनता का विश्वास हासिल करते हैं आप, तो आप जीत के आएंगे। और जबरदस्ती सत्ता छीनने के लिए आप, या दूसरे को अपदस्थ करने के लिए हिंसा का आप इस्तेमाल करेंगे, उस देश में जो कि अहिंसा के रास्ते चल के जिसने आज़ादी पाई है, उस देश में आप जो है हिंसा को इस तरह से पॉलिटिकल स्पेस में आप इतनी ज़्यादा जगह देते जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। फिर तो सारे लोकतांत्रिक जितने भी परंपराएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वो तमाम खत्म होती चली जाएंगी। और सिर्फ वही है कि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था चंद्रशेखर जी, कि माइट इज राइट वाला बात हो जाएगी, और इसमें जो है भेड़िया धसान रहेगा, और जो जिसके हाथ में जो आया वो वही करेगा। बिल्कुल। तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, एक क्योस होगा। तो ये इसके लिए हमारे पूर्वजों ने स्ट्रगल नहीं किया था। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं छेड़ी थी। इसके लिए उन्होंने संविधान बनाने का काम नहीं किया था, इस दिन के लिए नहीं किया था। वो संविधानिक जो मूल्य है उनको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही सारे राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए। यही उनकी जिम्मेदारी है, जिसके माध्यम से जनता चुनती है और उन्हें भेजती है कि जनता के कल्याण के लिए लोग काम करें, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको और पुख्ता करें, न कि उनका हरास करें, उनको और नुकसान पहुंचाएं। तो ये राजनीतिक दलों को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। कोई अगर जिम्मेदार है इस तरह की राजनीतिक हिंसा के लिए, तो वो राजनीतिक दल ही जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल ही इस तरह के तत्वों को पैटर्नेज देते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। तो ये राजनीतिक दल को ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल। देशबंधु दीक्षित जी, देखिए कोरोना में मजदूर पैदल चले, मजदूर ट्रेन के नीचे कट जाएं, मजदूर घरों में जिंदा जल जाएं, क्या लगता है आपको आने वाली पीढ़ी को हम क्या दिखाएंगे? कश्मीर फाइल्स, लखीमपुर फाइल्स, बीरभूम फाइल्स, यही दिखाएंगे हम आने वाली पीढ़ी को? यही बताएंगे कि राजनीति का यही विद्रूप चेहरा हुआ करता था जब शताब्दी शुरू हुई थी? क्या बताएंगे, बताइए? और कौन दोषी नहीं है? कौन ये कह सकता है कि ये राजनीतिक दल दोषी नहीं है और बाकी सब दोषी है? बताइए, कौन कह सकता है? पश्चिम बंगाल में जो जंगल राज है, वो जंगल राज की घटना जो हुई है, उसके लिए तो मैं जो है पहले तो इस सरकार को चाहता हूं कि तुरंत जो है इस्तीफा दे दे। जब आप लोगों के जीवन की, और आपने जो बात कही कश्मीर फाइल हो, आपने देखा था यही हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री थे, 2 संविधान, कश्मीर में धारा 370 का कितना पुराना विवाद था और धारा 370 खत्म हुई और आज वहाँ शांति व्यवस्था है। जब हम लोगों की देखिए आपने, हम जनता की कभी, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे? लखीमपुर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, बीरभूम फाइल्स, ये बताएंगे? ये राजनीति का सुचिता है, ये राजनीति का मापदंड है, इसलिए वोट प्राप्त कर रहे हैं राजनीतिक दल। क्या आने वाली पीढ़ी ये जाने कि कैसे घरों में लोग जिंदा जला दिए गए, कैसे लोग कारों के नीचे कुचल दिए गए, कैसे लोग घरों से निकाल दिए गए? ये बताएंगे हम? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंसा का और न ही किसी प्रकार की अराजकता का समर्थन करती है। और पश्चिम बंगाल, हम आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा इतिहास देंगे। लेकिन जो आपने बात कही जो है हिंसा की, जंगल राज जो फैला रखा है, विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या कराई। यह हिंसा की राजनीति का भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं समर्थन करती। और व्यक्तिगत रूप से अगर मेरी बात करें तो मैं इस जघन्य घटना से बहुत दुखी हूं और हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि कभी भी राजनीतिक द्वेष के कारण, देखिए राजनीति में चुनाव में जीत हार होती है और लोकतंत्र में लोक के कल्याण के लिए जो होता है वही अंतिम फैसला होता है। अगर हम लोक कल्याण के और जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो हमें सरकार चलाने का कोई हक नहीं है। और अगर पश्चिम बंगाल में जो है, अगर वहां की सरकार का मुखिया, उसके राज में ऐसी घटना होती है तो उसको उस पद पर रहने का कोई हक नहीं। बस मैं यही कहना चाहता हूं और ज्यादा मेरे पास इस घटना को कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। इस घटना से बहुत मैं दुखी हूं और बहुत आहत हूं। सुमित जी क्या बताएंगे? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या उदाहरण देंगे? कोई बीजेपी नहीं, कोई टीएमसी नहीं, कांग्रेस नहीं, जनता दल नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या बताएंगे? लखीमपुर फाइल्स सब घेरे में है, सब कटघरे में है, कोई पाक साफ नहीं है,
सब एक तरफ खड़े हैं। वीरभूम फाइल्स, ये बताएंगे हम लोगों को? शर्म नहीं आएगी राजनीतिक दलों को ये कहते हुए कि इतना घिनौना इतिहास है? जब 21वीं शताब्दी प्रारंभ हुई तो ये इतना घिनौना इतिहास लिखा राजनीति ने, ये बताएंगे हम। त्रिशूल भाई, आज जो हालात बने हुए हैं, चाहे हमारा लखीमपुर कांड हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं आए सामने? कुचल दिया गया, लोगों को कार से कुचल दिया गया, मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया। योगी नहीं, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, सब कटघरे में खड़े हैं तो फिर आवाम की हिफाजत कौन कर रहा है? ये लाशों की राजनीति हो रही है। नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? एक शब्द नहीं बोले। तो आज आप मन बड़ा करके बता दीजिए कि उन्होंने नहीं किया लेकिन हमने ये कर दिया। मैं इस्तीफा देने के लिए नहीं कह रहा आपसे, लेकिन एक बार कहिए कि पश्चिम बंगाल में आज के बाद ये नहीं होगा। कह सकते हैं, हिम्मत है आपके अंदर। और ये हिम्मत अगर आपने नहीं की ना, ये हिम्मत आपने नहीं की तो जैसे आपको बहुत अच्छे तरह पता है, कई राजनीतिक दलों को इस जनता ने बख्शा नहीं है और कहां लाकर छोड़ दिया है। वो हश्र सबके संग करेगी जनता। आप देखिए, उस समय जो घटना हुई लखीमपुर खीरी में, वहाँ पे किसी भी अधिकारी को, किसी भी पुलिस वाले को, किसी भी, अरे हद की बात है। आप लखीमपुर खीरी घटना की बात करते हैं। आज जो घटना हुआ उसके लिए आप शर्मसार होने की बात न करके आप यह बताइए, अभी जो घटना हुई उस पर आपकी सरकार ने क्या त्वरित कार्रवाई की? 8 आदमी जिंदा जला दिए गए और आपकी सरकार की आपने अब अभी क्या किया? आप जो है आपकी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात बताइए। इतना बड़ा जघन्य हरकत हो रही और आप अपने पश्चिम बंगाल की जनता सुन रही है अच्छे तरह से। आप दोनों जो विधवा विलाप कर रहे हैं ना, सुन रही है जनता। पीयूष पंत जी, क्या मापदंड है बताइए? ये चर्चा कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं, ये कीचड़ की बाल्टियां उछाल रहे हैं, लेकिन वो खून से भरी हुई बाल्टियां, वो खून से जो राख सनी हुई है, उसका जवाब किसके पास है बताइए? और वो जवाब नहीं मांग रही है जनता, देश नहीं मांग रहा है, पश्चिम बंगाल वो जवाब नहीं मांग रहा है। मतलब बहुत ही दुखद स्थिति है कि इस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि आप अपनी चादर जो है वो साफ दिखाने की कोशिश हो रही है, दूसरे की चादर दिखाने की आपकी ज़्यादा गंदी है। तो ये जो एक कल्चर पैदा हो गया है वो उसने जो है कि जो ईमानदारी है, जो शुचिता है राजनीति में जो है और गवर्नेंस में, उसको ख़त्म कर दिया है। और ये जवाब तो जनता मांग रही है, हमेशा मांगती जनता ने एक जिम्मेदारी के साथ भेजती है अपने नुमाइंदों को, और उसके बाद इस तरह की चीज़ें होती है तो जनता जवाब मांग रही है। और जवाब इन नेताओं को देना होगा, राजनीतिक दलों को देना होगा, वरना आप जनता जो है इनको जो है नेपथ्य में ढकेल देगी और जो है कि पूरे के पूरे जो है कि उनको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ चले गए। क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता के अगर हितों को आप ध्यान नहीं देंगे तो जनता फिर जानती है कैसे आपको जो है कि परिदृश्य बिल्कुल गायब कर दिया जाता है। बिल्कुल, तो ये होगा, जनता जवाब देगी। जनता जवाब मांग रही है और अगर जवाब नहीं मिलेगा जनता को, जनता खुद जवाब देगी कि क्या करना है उसे। बिल्कुल। पीयूष पंत जी, समय समाप्त हो रहा है। सुमित मेहरोत्रा, देशबंधु दीक्षित जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि लगता है कि सूचनाएं अगर कोई नहीं कहे और कोई नहीं सुने तो अच्छा है, क्योंकि इन सूचनाओं को कहते कहते शब्द भी गीले हो जाते हैं और जबान भी लड़खड़ा जाती है कि कैसे घरों में जिंदा जला दिया जा रहा है लोगों को, और आने वाले दौर में हम लोकतंत्र का क्या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ये बड़ा शर्मनाक है और शायद राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि जो देश को बदलना है उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज़।